नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट 2025 के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, जिसके अंतर्गत अपन रासायनिक साम्य पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। उसमें अपन ने अब तक बेसिक में बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। उसमें अपन ने 2 क्लासें हो चुकी है, उसकी 3 क्लासें। अब आज अपन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि उससे आपको फील आए कि मतलब सवाल किस टाइप के आते हैं। हालांकि वैसे तो नॉर्मली मैं जो भी आपके एग्जाम में सवाल आ रखे हैं उनको मैं लास्ट में लेता हूं, जब अपना यूनिट पूरा होता है। जैसे फिजिक्स में वगैरह ऐसे ही करते हैं, यूनिट पूरा होता है उसके बाद जो 2016, 2018, 2022 जो भी सवाल पूछे गए उनको अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर कुछ सवाल करवाओ ताकि इनको फील आए, मजा आए कि हाँ सर सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, तो मैंने 2016 के 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जो अपन ने जो अब तक पढ़ा उससे अपन उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और न्यूमेरिकल है वो आज सॉल्व करेंगे। आज की पूरी क्लास इस मतलब क्वेश्चन वाली होने वाली है। आज थ्योरी क्लास नहीं होगी। ठीक है, आज सारी क्या होंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे, थ्योरी आज नहीं होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया एक सवाल। लैब असिस्टेंट 2016 में क्या पूछा गया था? किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होंगे? किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या चीज समान होगी? ठीक है, इसकी बात की जा रही है। तो एक तो है आपको दिया हुआ क्रियाकारक एवं उत्पादों की सांद्रता। क्रियाकारक यानी कि जो अपन बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद। कहने का मतलब ये हुआ कि क्रियाकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता। दूसरा है अग्र अभिक्रिया एवं प्रति यानी पक्ष अभिक्रिया की दर। तीसरा है अग्र अभिक्रिया एवं प्रति अभिक्रिया के वेग नियतांक। चौथा है बी एंड सी दोनों। ठीक है, तो देखो आपको बताया कि जब अपन साम्यावस्था की जो समीकरण लिखते हैं साम्य स्थिरांक के लिए, ठीक है, उसमें अपने एक आता है अभिक्रिया के वेग नियतांक भी आता है, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। एक सांद्रता को लिखा गया है। तो इसमें क्या समान होगा? तो देखो पहला ऑप्शन देखो, कारकों एवं उत्पादों की सांद्रता, यानी कि जो अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता, वो सांद्रता क्या होती है? साम्यावस्था पर स्थिर रहती है। सांद्रता क्या होती है? साम्यावस्था पर स्थिर हो जाती है। बराबर होना जरूरी नहीं है, समझ गए? बराबर होना जरूरी नहीं। हाँ, किसी केस में बराबर हो सकती है, किसी केस में ऐसे बराबर हो सकती है। अगर ऐसा पूछा होता ना कि किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान हो सकता है, तो इसमें तो ये भी हो सकता है। हो सकने में क्रियाकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता समान हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट समान होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा कि भाई क्या समान होगी? क्रियाकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता समान होगी? नहीं, समान नहीं होती है। किसी केस में हो सकती है बट स्थिर हो जाती है। स्थिर यानी कि जितने उत्पाद की सांद्रता है वो उतनी की उतनी रहेगी, जितनी अभिकारक की सांद्रता है वो उतनी की उतनी रहेगी, स्थिर रहेगी। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल इसका मान x है तो वो x ही रहेगा। जैसे कि उत्पाद का मान y आ गया तो वो y रहेगा, वो बदलेगा नहीं। समझ गए? तो स्थिर हो जाती है। ये साम्यावस्था पर फिक्स है, ये हमेशा होगा। समान होना जरूरी नहीं है। तो आप ये ऑप्शन तो बैठता ही नहीं है, बात क्लियर? चलो नेक्स्ट है अग्र अभिक्रिया एवं प्रत्येक अभिक्रिया की दर। तो ये तो सबसे मस्ट है, यानी कि जो अभिकारक से उत्पाद बनाने की दर और उत्पाद से वापिस अभिकारक बनने की दर, ये दोनों समान हो जाएगी। यानी कि साम्यावस्था की स्थिति ये कंडीशन ही है कि अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पक्ष अभिक्रिया की दर। भाई साम्यावस्था की स्थिति क्या है? अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पक्ष अभिक्रिया की दर। तो ये तो होगा साम्यावस्था पर, ये हमेशा होगा, हमेशा। ठीक है, हमेशा साम्यावस्था पर लागू। साम्यावस्था ही उसी को बोलते हैं जब अग्र अभिक्रिया की दर और पक्ष अभिक्रिया की दर बराबर हो जाती, तो यानी कि ये तो हमेशा होगा, हमेशा साम्यावस्था पर होगा। ठीक, सी ऑप्शन बोल रहा है अग्र अभिक्रिया एवं प्रति अभिक्रिया के वेग नियतांक। तो देखो वेग नियतांक का कोई समान होना जरूरी नहीं है।
वेग नियतांक का कोई समान होना जरूरी नहीं। भाई वेग नियतांक क्या है, जैसे कि अपन अग्र अभिक्रिया के लिए लिखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। हाँ, तो क्या जाएगा आपके के, ये हो जाए के फॉरवर्ड बाइस, और फिर आपके जो भी है जैसे कि अग्र के लिए लिख रहे तो ए और बी, ये आपने लिखा था ऐसे भी, ए बी मिलके यदि सी डी बनाते हैं तो ए एंड बी, यानी ये क्या ए बी क्या है, अभिकारक, अभिकारकों की सांद्रता। उसी प्रकार आपने लिखा था किसके लिए, आर बी, तो के बी सी और डी, सी और डी, ठीक है, ये हुआ था। और जो के एफ अपन के बी क्या होता है, वो होता है के सी होता है, वो क्या होता है, के सी होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें भी अग्र अभिक्रिया एवं प्रति अभिक्रिया वेग नियतांक समान होंगे, नहीं, ये समान होना जरूरी नहीं है, हो सकते हैं किसी केस में हो सकते हैं, मना ही नहीं है, ठीक है ना, मना ही नहीं है, हो सकते हैं। बट इसने क्या पूछा है कि किसी रासायनिक तंत्र के समान व्यवस्था होने पर निम्न में से क्या समान होंगे, क्या समान होंगे, तो ये समान होंगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो इसमें ये क्या है, आर एफ क्या है, अग्र अभिक्रिया की दर है, ठीक है, के एफ क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक है, और ये अभिकारकों की सांद्रता है, ये क्या अभिकारकों की सांद्रता, क्लियर, ठीक है। उसी प्रकार ये आर बी पच्च अभिक्रिया की दर है, के बी पच्च अभिक्रिया का वेग नियतांक है, और ये क्या है उत्पादों की सांद्रता है, ये क्या उत्पादों की सांद्रता है। यानी कि साम्यावस्था पर एक कंडीशन तो हमेशा फॉलो होगी, अब अग्र अभिक्रिया की दर बराबर पच्च अभिक्रिया की दर, ये हमेशा सत्य है, ठीक है। तो उसका जो आंसर था, सही आंसर था, राइट है, वो क्या था, बी, कि अग्र अभिक्रिया एवं प्रति अभिक्रिया की दर वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, ये हमेशा बराबर होगी, ठीक है। अगर ये सवाल से घुमा के पूछता कि निम्न में से क्या समान हो सकते हैं, तो समान तो तीनों ही हो सकते हैं। समान किसी स्थिति पर क्रियाकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता भी समान हो सकती है, और ये तो होता ही है, और ये वाला भी वेग नियतांक भी समान हो सकते हैं में ये तीनों राइट होते। अगर सवाल ऐसा आता तो ध्यान रखना, 2016 में ऐसा पूछा गया था, कोई पेपर सेट करने वाला बैठ जाए, ठीक है, यही सवाल दे दे, ऐसे कैसे सवाल, ठीक है, 2022-25 में सवाल बन गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे मौका मिल गया पेपर सेट करने का, ठीक है, तो मैंने इस सवाल को घुमा के लिखा दिया, यही सवाल, किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान हो सकते हैं, सेम टू सेम सवाल। अब आपने इस सवाल को किसी गुरुजी ने आपके सॉल्व करवाया, आप जहां से भी पढ़े हो, ठीक है, या फिर मेरे से भी पढ़े हो, आपने इसको बिना सोचे समझे ऐसे आंसर देख लिया, और मैंने बिल्कुल ऐसे कैसे वो पेपर में छपेगा 2025 में, वो भी ऐसा कैसा होगा, तो आप क्या करो, अरे यार इसका आंसर तो वो था यार, बी था, अगर अभिक्रिया एवं प्रति अभिक्रिया दर, तो वही कह रहा हूं, समझना जरूरी होता है। अब मैंने क्या बताया कि समान होंगे, ये पूछे तो उसके हिसाब से ये, और समान हो सकते हैं तो हो सकते हैं में ये भी हो सकते हैं, किसी स्थिति में किसी ऐसी अभिक्रिया जिसके लिए क्रियाकारकों में उत्पादों की सांद्रता समान हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी अभिक्रिया हो सकती है जिसमें अग्र अभिक्रिया और प्रति अभिक्रिया के वेग नियतांक समान हो सकते हैं, हो सकते हैं में ये दोनों भी आएंगे, समझ गए, हो सकते हैं में ये ए और सी दोनों भी आएंगे, समझ गए, होंगे ही वो सिर्फ अग्र अभिक्रिया की दर और प्रति अभिक्रिया की दर, वही तो है आपके साम्यावस्था की स्थिति। इसमें क्या होता है, आर एफ साम्यावस्था पर क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू आर बी, आर एफ इज इक्वल टू आर बी, फिर वही तो लिखते हो आप कि के एफ ए बी और के बी सी और डी, फिर यहां से के एफ अपन के बी हो जाता है, और ये ए बी इसके नीचे चला जाता है, और इसको बोलते हैं के सी, साम्यावस्था स्थिरांक। समझ गए मैं मैटर पूरा, ठीक है। तो ये 2016 में सवाल पूछा गया था, सवाल अच्छा था वैसे, अभी शायद आपको ये सवाल सिंपल लग रहा होगा, अभी ये सवाल आपको सिंपल लग रहा होगा क्योंकि ये आपने मेरे से समझा हुआ है, ये सवाल इतना सिंपल नहीं था, ये नहीं था, सही बता रहा हूं। ये सवाल आप एग्जाम हॉल में बैठ के करो, और जब 2016 वाली स्थिति की पहले ही आपको पसीने आ चुके हैं, पसीने पहले ही चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नवंबर का टाइम था 2016 को जो एग्जाम हुआ, 13 नवंबर, मैं वो पेपर देख के आया, ये वाला पेपर में देख के आया था, ठीक है, उस दौरान भी पसीने आने स्टार्ट हो चुके थे, मेरे भी आए थे, खुद के मेरे भी आए थे, जब स्टार्टिंग की जब मैंने बायोलॉजी के सवाल वगैरह देखे थे तो पसीने मेरे भी आए थे,
ठीक है। फिर मैंने धैर्य रखा, मैंने कहा फिजिक्स अपनी है, केमिस्ट्री अपनी है, बस वहां से वो धैर्य रखा, अपने आप को संभाला और मैंने कहा अब जो आता है मेरे को, जो चीज मैं कर सकता हूं उसमें एक भी सवाल गलत नहीं करना है। फिर फिजिक्स लेके बैठा, सब लगाए अच्छे से, ठीक है। केमिस्ट्री लेके बैठा, केमिस्ट्री भी अच्छे से सारे किए, कर लिए। फिर टाइम बचा उसमें जीके जो भी है वो करना था वो कर लिया, ठीक है। बाकी उस टाइम खासतौर पे जो बायोलॉजी टप तो ठीक थी, लेकिन उसमें जो मैथ्स वाले थे उनकी तो हालत और भी खराब होगी, क्योंकि वो बायोलॉजी को पहली बार पढ़े होंगे, ठीक है। और फिर उस ऊपर से इतना टफ पेपर, ये वाली स्थिति थी। तो ध्यान रखना ये सवाल भी सिंपल नहीं था, सवाल बहुत अच्छे लेवल का था। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बहुत हद तक कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने आपको बताया दोनों 2025 में कोई शातिर खोपड़ी वाला इसको इसी सवाल को ऐसे कैसे आपको लगेगा वही सवाल छप गया क्या 2022-16 वाला ही, नहीं वही सवाल नहीं है, ये उल्टा है, ठीक है। एक और सवाल 2016 का, किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्था समय पर हो सकती है, इस ताप को कहा जा सकता है। ये कह रहा है कि भाई कोई निर्दिष्ट ताप और वायुमंडलीय दाब है, उस स्थिति में द्रव और ठोस क्या है साम्यावस्था में। तो मैंने बताया था अपन ने ठोस द्रव साम्यावस्था की बात की थी, ठोस द्रव साम्यावस्था की, ठोस गैस साम्यावस्था की, ठीक है, और द्रव गैस साम्यावस्था की सभी की बात की थी। भौतिक साम्य में यही पढ़ा था अपन ने, भौतिक साम्य में यही पढ़ा था, ठीक है। तो इस ताप को कहा, मतलब इस ताप को क्या कहेंगे जब ये स्थिति उत्पन्न होगी ना, उस ताप को क्या कहेंगे। तो देखो ठोस से द्रव में बदल रहा है, ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो ठोस से द्रव में बदलता कब है, ठोस से द्रव में बदलता कब है, जब कोई पदार्थ क्या होता है गलता है, उसका गलनांक होता है। तो ठोस से द्रव, ठोस से ये किसमें जा रहा है, द्रव में जा रहा है, तो ये किससे जाएगा, गलनांक से जाएगा भाई, किससे जाएगा, गलनांक से जाएगा। और उसी टाइम पे द्रव क्या बना रहा है, ठोस बना रहा है। द्रव यदि ठोस बना रहा है तो हिमांक यानी कि ठंडा होना, हिम वही बोलते हैं कि या हिमांक टाइप हो रहा है इसका, वो ठंडा हो रहा है। यानी कि ऐसी स्थिति जब ठोस से द्रव बनने की दर और द्रव से ठोस बनने की दर समान है, द्रव से ठोस बनने और ठोस से द्रव बनने की दर समान है, ठीक है, वो स्थिति की बात कर रहा है। तो इस ताप को क्या कहेंगे, तो देखो इस ताप को क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसने सवाल को मस्त, वैसे ये वाली बात पूरी की पूरी आपके जो एनसीईआरटी की बुक है ना, इसमें ऐसे कैसे शब्द लिखे भी हुए हैं, ऐसे कैसे शब्द लिखे भी हुए हैं, ये मतलब ये समझ लो, ठीक है। लेकिन ये समझने वाली बात है, सिंपल सी बात भी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपने वो एनसीईआरटी से देखा हो तो ही हो, ठीक है, कि भाई उस बुक से देखा हो तो ही हो, क्योंकि आप सिंपल सा समझ सकते हो भाई ठोस से द्रव, ठोस द्रव साम्यावस्था होती है जहां पे ठोस से द्रव बनना और द्रव से ठोस बनना समान चीजें समान रेट पे हो रहा है। तो ठोस से द्रव बनता कब है, जब गलनांक वाला ताप होता है तब बनता है, और द्रव से ठोस कब बनता है, जब हिमांक वाला ताप होता है तब बनता है, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है। तो उस ताप को क्या कहोगे, इस ताप को क्या कहोगे आप, गलनांक कहोगे या हिमांक कहोगे या क्वथनांक कहोगे, गलनांक व हिमांक दोनों कहोगे। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, गलनांक व हिमांक दोनों, ठीक है, गलनांक व हिमांक दोनों, ऑप्शन डी आपके हो जाएगा राइट। यानी कि इस ताप को क्या कहेंगे, गलनांक व हिमांक दोनों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे गलनांक भी हो रहा है और हिमांक भी हो रहा है, ठीक है, ठोस द्रव में बदल रहा है और उसी रेट से द्रव ठोस में बदल रहा है, बात खत्म, दैट्स ऑल। तो सवाल सिंपल था, ठीक है। चलिए, तो ये 2016 के दो सवाल अपन ने लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत फील आया होगा, ठीक है। खासतौर पे ये वाला सवाल तो देख के आपको मजा ही आया होगा, ठीक है। तो इन सवालों को देख के आपको थोड़ा बहुत फीलिंग कि भैया सवाल हो सकते हैं इस टाइप की। ये 2016 के लिए मैं सवाल, ये समझ लो 2016 का पेपर मतलब बहुत अच्छे लेवल का था, ठीक है। हालांकि ये सवाल इतने भी ज्यादा मतलब अच्छे लेवल के नहीं थे, इससे टप भी सवाल थे, ठीक है, केमिस्ट्री के, लेकिन इस वाले यूनिट से मतलब ये सवाल थे। लेकिन ये भी जैसे कि ये वाला सवाल हुआ, ठीक है, ये तो चलो फिर भी ठीक है, स्टूडेंट को इतना तकलीफ नहीं हुई, इसमें भी एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको दिक्कत हो सकती है सवाल में भी, ठीक है ना। खासतौर पे ये अग्र अभिक्रिया प्रतिभ अभिक्रिया वेग नियतांक, ये ऑप्शन दे दिया, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, फिर ऊपर से ये और दे दिया बी एंड सी दोनों, तो आपको लगता है अरे यार ये और ये, आपको डाउट तो रहता ही है इसमें, फिर इसने ये और दे दिया बी एंड सी दोनों, तो आपको लगता है अरे डेफिनेटली ये है, फोर्थ ही है, बाकी फोर्थ नहीं है, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, एक सवाल जो आपके लिए मैंने बनाया है, बहुत मस्त सवाल, ठीक है, और कोई
2025 में पूछ भी सकता है ऐसा सवाल। निम्न में से कौन सा ग्राफ साम्यावस्था को प्रदर्शित नहीं करता? निम्न में से कौन सा ग्राफ साम्यावस्था को प्रदर्शित नहीं करता? बहुत मस्त सवाल है, मजा आएगा सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, निम्न में से कौन सा ग्राफ साम्यावस्था को प्रदर्शित नहीं करता? अब देखो यहाँ पे क्या दिया मैंने, यहाँ जो नीचे वाला इसके लिए जो टाइम है समय के साथ, ये क्या दिया, सांद्रता C। ठीक है, और ये क्या है, रिएक्टेंट यानी कि जो अपने मतलब अभिकारक है वो, और ये P यानी कि उत्पाद, P क्या है, उत्पाद है। करेक्ट। तो इन सब की जो रिएक्शन दी हुई है, यानी कि यहां से घट रहा है, बढ़ रहा है वगैरह, उन सब चीजों को देख के बताना कि इनमें से कौन सा ग्राफ साम्यावस्था को प्रदर्शित नहीं करता है, कौन सा ग्राफ साम्यावस्था को प्रदर्शित नहीं करता। तो देखो पहली बात, अपन ये क्या है, उत्पाद, R क्या है, अभिकारक। ठीक है, तो यहां देखो समय के साथ क्या हो रहा है, आपके उत्पाद बढ़ रहे हैं। ठीक है, उत्पाद बढ़ रहे हैं और जो अभिकारक है वो घट रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आ रही है जब आपके उत्पाद है वो स्थिर हो गए। ठीक है, और जो मतलब उत्पाद भी स्थिर हो गए और जो अभिकारक है वो भी स्थिर हो गए, इनका मान स्थिर हो गया। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है, साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है, क्योंकि किसी टाइम पर आके उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता स्थिर हो रही है। स्थिर यानी कि फिक्स मान। देखो इसका जैसे कि कोई भी मान, यहां से देखो कितना कोई x है, ठीक है, इसका कोई भी मान इस स्केल का पूरे का y है। ठीक है, तो ये क्या है, सांद्रता स्थिर हो रही है। सांद्रता क्या हो रही है, स्थिर हो रही है। समझ गए? तो ये तो है, ये ग्राफ है। ठीक है, और ये ग्राफ मैंने आपको एग्जाम्पल जब दिया था, जब अपने साम्यावस्था की जो डेफिनेशन वगैरह लिखी थी उसमें मैंने बताया भी था। ठीक है, दूसरा है यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, जो क्या बोले उत्पाद है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। ठीक है, और जो अभिकारक है, रिएक्टेंट, उनकी सांद्रता घट रही है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों की सांद्रता बराबर हो जाती है। देखो दोनों की सांद्रता यहाँ पे क्या हो रही है, बराबर हो रही है। ठीक है, बराबर हो रही है और स्थिर भी है, फिक्स है, बराबर हो रही है और स्थिर भी है। समझ गए? ये बराबर भी है और स्थिर भी हो रही है। ठीक है, तो यानी कि मतलब ये भी है, ये भी है, दोनों की सांद्रता क्या हो रही है, स्थिर तो हो ही रही है। मेन चीज क्या है, साम्यावस्था की कंडीशन क्या है कि एक ऐसी स्थिति जब उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता स्थिर हो जाती है, तो स्थिर तो हो ही रही है, यहाँ भी स्थिर है, यहाँ भी स्थिर है, लेकिन यहाँ पे स्थिर है, लेकिन इनकी जो अभिकारक और उत्पादक की सांद्रता समान नहीं है। लेकिन यहाँ स्थिर है बट साथ ही अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की सांद्रता समान भी है। समझ गए? तो मैंने कहा ना किसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें समान भी हो सकता है, तो हो सकता है, ये हुआ ना यहाँ पर। ठीक है, ये भी ग्राफ हो सकता है, ये भी ग्राफ साम्यावस्था हो सकता है। तीसरा देखो, इसमें जो अभिकारक है, अभिकारकों की सांद्रता घट रही है, घट रही है, घट रही है, एक जगह पे आके स्थिर हो जाती है। उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, एक जगह पे आके स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी देखो, यहां पर भी इसकी भी सांद्रता क्या हो रही है, घट के, ठीक है, फिर स्थिर हो रही है। इसकी सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बढ़ के फिर स्थिर हो रही है, सांद्रता स्थिर हो रही है। तो सांद्रता स्थिर हो रही है मतलब आपके ये भी ग्राफ क्या है, साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। ये भी ग्राफ क्या है, साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। अब इन तीनों ग्राफ में क्या अंतर है, अंतर सिर्फ ये है कि साम्यावस्था पर यहां पर क्या हो रहा है, साम्यावस्था पर आपके जो आपका जो उत्पाद की सांद्रता है, जो उत्पाद की सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता P, अगर इसके उत्पाद की सांद्रता को मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, वो ज्यादा है किससे, अभिकारक की सांद्रता से। समझ गए? यहां पे देखो, यहां पे साम्यावस्था पर जो उत्पाद की सांद्रता है P, उत्पाद की सांद्रता वो P है, वो कम है रिएक्टेंट यानी कि जो अभिकारक की सांद्रता है R, R यानी कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। ठीक है, P यानी कि उत्पाद। तो यहां पर क्या है, ये कम है, जबकि यहां पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता समान हो रही है। देखो तीनों कंडीशन हो गई, तीनों कंडीशन होगी। तो लेकिन साम्यावस्था की मस्ट कंडीशन क्या है, मस्ट कंडीशन ये है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाएगी। तीनों ही केस में अभिकारकों एवं उत्पादों की सांद्रता एक समय पर आके स्थिर हो रही है, एक समय पर आके स्थिर हो रही है। लेकिन कंडीशन दूसरी दूसरी हो सकती है कि स्थिर तो हो रही है, लेकिन यहां पर उत्पाद की सांद्रता ज्यादा है अभिकारक से, यहां पर अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है उत्पाद से, और यहां पर दोनों की सांद्रताएं समान है। समझ गए? तो बात आपके क्लियर होगी, होगी, सारा सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक तीसरा है, ठीक है, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है,
रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। तो अभिकारक घटते 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 जीरो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं। और उत्पाद बढ़ते बढ़ते उसकी जो लिमिट है वहां तक पहुंच रहे हैं। तो अभिकारक जीरो हो रहे हैं। अभिकारक जीरो हो रहे यानी क्या हो रहा है? अभिकारक पूरे के पूरे, अभिकारक पूरे के पूरे आपके यहां पर नष्ट हो रहे हैं। अभिकारक पूरे पूरे खत्म हो रहे हैं। अभिकारक पूरे पूरे उत्पाद में बदल रहे हैं। यहां पर क्या हो रहे हैं? टाइम के अनुसार जो है रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो रही है? आर, इसकी सांद्रता जीरो हो रही है। यानी कि अभिकारक पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं? उत्पाद में बदल रहे हैं। ये लिख लेना बातें यहां पर आप, ठीक है? अभिकारक पूरे के पूरे उत्पाद में बदल रहे हैं। यानी कि इस अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप? ये साम्यावस्था में नहीं है, ये साम्यावस्था में नहीं है, ठीक है ना? हाँ, यहां पर देखो एक स्थिति आ रही है जब इसकी उत्पाद की सांद्रता तो स्थिर है, लेकिन अभिकारक खत्म ही हो चुके हैं, पूरे खत्म ही हो चुके हैं। तो ये क्या एक्चुअली में आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय यानी कि पूरे के पूरे अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं। पूरे के पूरे अभिकारक आपके उत्पाद में बदल रहे हैं। ये हो जाएगी आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पूरे के पूरे जो अभिकारक है वो उत्पाद में चेंज हो रहे हैं। ये हो जाएगी आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये तीनों ही क्या है? उत्क्रमणीय है। तीनों ही क्या? उत्क्रमणीय है, ठीक है? अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक चल रहा है, ठीक है? तो ये तीनों क्या है? जो उत्क्रमणीय होगी उसी में साम्यावस्था आएगी, ठीक है? तो ये तीनों ही क्या है? साम्यावस्था को शो करते हैं। ये साम्यावस्था को शो नहीं करता, इसमें साम्यावस्था नहीं है, ठीक है? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो मजा आया? उम्मीद करता हूं कि मैंने इन ग्राफ के माध्यम से आपको सारी चीजें, सारे आपके जो छोटे बड़े डाउट थे वो आपके क्लियर हो चुके हैं। ओके, चलिए चलो अब नेक्स्ट। अब देखो यहां से इनको एक चीज देखो ना, एक चीज और निकाल सकते हो आप, ठीक है? कि आप जब वो जो के सी आपके आता है, के सी साम्यावस्था नियतांक, वो क्या आता है? ऊपर क्या आते हैं? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे नीचे क्या लिखते हैं अपन? अभिकारक सांद्रता। ऐसा होता है। तो यहां पर देखो उत्पाद की सांद्रता ज्यादा है और जो अभिकारक है उसकी सांद्रता कम है, यानी कि जो मान क्या हो जाएगा? इस केसी का मान एक्चुअली में 1 से बड़ा हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म में भी इन चीजों को लिख सकते हो। केसी का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, या केसी का मान 1 से छोटा हो जाएगा, या केसी का मान बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? उन कंडीशन को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? तो सवाल कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट। एक मिनट, हाँ हो गया सवाल नंबर। नेक्स्ट कोई सवाल है? मैंने आपके लिए लिया है 800 केल्विन पर अभिक्रिया N2O2 2NOG के लिए साम्यावस्था सांद्रताएं निम्नलिखित है। आपको क्या है? साम्यावस्था सांद्रताएं दी हुई है 800 डिग्री केल्विन पे आपको साम्यावस्था सांद्रताएं दी हुई है। अभिक्रिया के लिए Kp एंड Kc का मान ज्ञात करो। अभिक्रिया के लिए Kp एंड Kc का मान ज्ञात करो। अब देखो एक बात, आप कहोगे कि सर ये अभिक्रिया तो गैसीय अभिक्रिया है, इसके लिए आप Kp का मान तो सर ठीक है, Kc का मान कैसे निकालोगे? देखो गैसीय अभिक्रिया के लिए भी आप Kc का मान लिख सकते हो, ठीक है? मतलब गैसीय के लिए दोनों लिख सकते हो आप, Kp का भी लिख सकते हो, Kc का भी लिख सकते हो, समझ गए? लेकिन Kp का उसी के लिए लिखोगे जो गैसीय अभिक्रिया है, समझ गए मेरी बात? Kp का उसी के लिए लिखोगे जो गैसीय अभिक्रिया है। मतलब जो अगर आपके सामने कोई गैसीय अभिक्रिया है तो उसके लिए सामान्य अपने जो Kc है तो लिख सकते हो। Kc तो भले कोई भी अभिक्रिया हो उसके लिए आएगा, Kc तो भले ही कोई भी अभिक्रिया उसके लिए आएगा, लेकिन Kp उसी अभिक्रिया के लिए भी लिख सकते हैं जिनमें एक न एक गैसीय घटक हो। बात क्लियर? Kc कोई भी अभिक्रिया रासायनिक समीकरण उसके लिए लिखा जा सकता है, ठीक है? लेकिन Kp ओनली फॉर गैसीय अभिक्रिया के लिए लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसीय अभिक्रिया के लिए आप Kc भी लिख सकते हो, Kp भी लिख सकते हो। सवाल आपको क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से चीजें आपको करनी है, उसके हिसाब से चीजें आपको करनी है, ठीक है? अब देखो तो यहां पे आपको ध्यान रखना बातें, यहां पे आपको इनकी सांद्रता दी हुई है, तो आप पहले तो इनके लिए Kp और Kc में संबंध निकाल दो, Kp और Kc में संबंध निकाल दो, ठीक है? तो यहां से आप देखोगे ना तो इसमें
केपी केसी का फॉर्मूला क्या होता है? केपी केसी का फॉर्मूला केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, करेक्ट। तो यहां से जो डेल्टा एन है, डेल्टा एन, ये क्या लिखोगे? उत्पाद में गैसीय मोल माइनस अभिकारक में गैसीय मोल, ठीक है। उत्पाद में गैसीय मोल माइनस अभिकारक में गैसीय मोल। तो उत्पाद में गैसीय मोल क्या है? NO है, NO के मोल कितने? 2 माइनस जो आपके अभिकारक है उसमें, तो एक मोल तो किसका है? N2 का, और एक मोल O2 का, तो 1 + 1। तो यहां से देखोगे तो 2 - 2 0, डेल्टा एन 0, यानी कि RT की पावर 0, किसी भी संख्या की घात 0 मतलब क्या होता है? 1। किसी भी संख्या की घात 0 मतलब 1 ही होता है। हाँ, ये तो पता है। तो यहां से आपके क्या हो जाएगा? यहां से सीधी सीधी बात ये है कि सर कोई भी एक मान निकाल लो, या तो केपी निकाल लो, केसी निकाल लो। केपी इज इक्वल टू केसी हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन ऐसी बैठ रही है जहां पर केपी इज इक्वल टू केसी हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? फिर निकाल दो केसी, केसी निकाल दो। तो क्या करना आपको? लिखोगे ऐसे कोष्टक में NO जी, और उसका जो आगे जो मोल दिए हुए हैं उसको ऊपर ऐसे ऐसे लिख दो 2, नीचे N2 गैसीय, और फिर O2, ये हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो सांद्रताएं क्या दी हुई है आपके? तो NO की क्या दी हुई है? 2.8। NO की क्या दी हुई है? 2.8। और 2.8 ये कितनी बार है? 2 बार, एक्चुअली में 2 बार है ना। तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूं पहले। 2.8 इंटू 10⁻³ इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ समझ गए? नीचे क्या है? N2 की, N2 की क्या है? 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³। और फिर क्या है? O2 की, तो O2 की क्या है? 4.2 इंटू 10⁻³ 4.2 इंटू 10⁻³ क्लियर? ठीक है, ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³ करेक्ट। चलिए अब क्या करना है आपको? इसको सॉल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। कैलकुलेशन कैसे करोगे? देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। 10⁻³ से, चलो मैं दूसरी पेन लेता हूँ। 10⁻³ से 10⁻³ ये वाला कैंसिल, और ये 10⁻³ से 10⁻³ ये वाला कैंसिल। अब और क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये निकल जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब आप किससे कर सकते हो? और 14 से कर सकते हो। 14 का 14 14 28, ठीक है, 14 3 बार 42 हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या चीज हो रही है? और चलो कुछ नहीं हो रहा, और तो कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2.8 इंटू 2, 2.8 इंटू 2 यानी कि 28 इंटू 2 वही 56, यानी कि 5.6 बटा 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9। ठीक है, तो 9 चिगाड़ी 54, तो कितना 0.6 समथिंग आ जाएगा, नहीं 0.622 आएगा। ठीक है, आपके आंसर आपके 0.622 आपके आंसर आ जाएगा। ये आपके हो जाएगा केसी का मान, और वो का वो आपके केपी का मान भी होने वाला है। ये आपके केसी का हो जाएगा, और वो का वो आपके केपी का मान भी होने वाला है। बात क्लियर? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
500 केल्विन पर N2 तथा H2 से NH3 बनने के दौरान साम्यावस्था में निम्नलिखित सांद्रता प्राप्त हुई है। तो सांद्रता आपको दी हुई है, निकालना क्या है एक्चुअली में, निम्नलिखित सांद्रता प्राप्त हुई है। आपको क्या ज्ञात करना है, केसी ज्ञात करना है एक्चुअली में, ठीक है। केसी तो ज्ञात करना है आपको। सवाल थोड़ा आधा अधूरा लिख दिया। केसी ज्ञात करो, केसी ज्ञात करो और केपी का क्या करना है आपको, संबंध लिखना है, संबंध लिखना है। केपी का क्या करना है आपको, संबंध लिखना है, करेक्ट। तो अब देखो 500 केल्विन पर N2 तथा H2 से NH3 बनने के दौरान साम्यावस्था में निम्नलिखित सांद्रता प्राप्त हुई। केसी ज्ञात करो और केपी का संबंध लिखना ही है आपको, करेक्ट। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये अभिक्रिया कैसे हो रही है, अभिक्रिया कैसे हो रही है, ठीक है। ये अभिक्रिया बहुत फेमस है, जो आपके हैबर विधि है। हैबर विधि से क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये चीजें होती है, यानी कि N2 क्या बनता है इसमें, N2 गैस, 3H2 गैस, ये मिला के क्या बनाते हैं, अमोनिया। ये मिला के क्या बनाते हैं, 2NH3, यस करेक्ट। ये मिला के बना देंगे आपके अमोनिया। यहां पे देखो, यहां पे आपके डेल्टा एन क्या होगा, एक्चुअली डेल्टा एन यहां पे क्या होगा, डेल्टा एन क्या है, वही है उत्पाद में गैसीय मोल, उत्पाद में गैसीय मोल कितने, 2 माइनस अभिकारक में गैसीय मोल, तो कितने, ये एक N2 का एक हो गया और यहां कितना हो गया, 3 हो गया। यह आपके आ जाएगा 2 माइनस 4 यानी कि -2। डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, -2। तो यानी कि आपके संबंध यहां पे क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन यानी कि -2, डेल्टा एन यानी कि -2। Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2 हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है केसी, केसी आपको ज्ञात करना है। केसी आप निकाल सकते हो, केसी कैसे लिखोगे, ठीक है। केसी देखो, केसी कैसे लिखोगे, केसी लिखोगे तो इसमें क्या होगा, वही NH3 गैस, इसका स्कोर हो जाएगा। फिर ये N2 गैस नीचे आ जाएगा इसका, और H2 गैस इसका ऊपर घात 3 आ जाएगा। अब देखो इसकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होने वाली है। NH3 का दिया हुआ है 1.2, ये एक्चुअली में 1.2 इंटू 10 की घात -2। पीछे क्या दिया हुआ है, m में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, m में। पीछे किसमें दिया हुआ है, m में। जैसे पीछे वाला सवाल किया अपन ने, यहाँ भी m में दिया। m का मतलब क्या होता है, वही मोलरता, जो सांद्रता होती है, मोलर सांद्रता वो, यानी कि m का मतलब ये हुआ कि जो विलय के मोल अपॉन कुल आयतन, ठीक है, यानी मोल प्रति लीटर। ये m किसको शो करता है, ये पीछे जो दिया हुआ ना m, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, ये m शो करता है मोल प्रति लीटर को। m किसको शो करता है, मोल प्रति लीटर। सांद्रता वही होती है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की घात -2, फिर हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की घात -2, 1.2 इंटू 10 की घात -2, ठीक है। फिर ये वाले एग्जांपल मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए हुए, ठीक है ना। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ पहले। 1.2 इंटू 10 की घात -2, 1.2 इंटू 10 की घात -2, फिर नीचे क्या है इसका N2 का, तो 1.5 10 की घात -2, ठीक है। और फिर जो H2 का है वो कितनी बार लेना, 3 बार लेना है, यानी कि H2 का क्या है 3। ओ भाई साहब, कैलकुलेशन तगड़ी होने वाली है, लेकिन डरना नहीं है,
चीजों को लेकर डरना नहीं है। ये आपको दिखता है ऐसे ऐसे दिखता है। वैसे आप नॉर्मली भी ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ये इसको 3 का, इसको 9, 9 इंटू 3 27 और 2 की घात मतलब 10 की पावर -2 का 3 से करोगे तो 10 की घात -6 हो जाएगा। उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन चूंकि अपने बायो वाले भी साथ में है तो उनको भी चीजें मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे रख लिया बस। अब इसके बाद आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपस में चीजें काट लो, जो कट रहा है वो काट लो। ये कट रहा है आपस में, ये कट रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? कैंसिल। और देखो मैं आपको और कुछ बता सकता हूं कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, ये जो है ना पॉइंट, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट निकाल दो तो यहाँ 10 की घात -2 आ जाएगा। इन दोनों इस पॉइंट से एक 10 की घात -2 और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बचता है? ऊपर बच जाएगा 12 इंटू 12, नीचे बच जाएगा 1.5 इंटू 27 इंटू 10 की घात -2। 1.5 27 और 10 की घात -2। ये आप सॉल्व करोगे ना, आपके कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। ये आ जाएगा आपके 3.55, जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं 3.55 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है ना, जैसा आपको जिस हिसाब से करते हो, ठीक है। जरूरी नहीं जैसे ऐसे ही करो, कोई जैसे कि ऐसे भी कर दे, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर 1.2 10 की घात -2, 2 बार लिखने का काम ही नहीं था। 10 की घात -4 लिख देते और 1.2 इंटू 1.2 वो कर देते भाई 12 इंटू 12 144 और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो तो 1.44। तो जैसा आपको लगे, जिस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी आती है उस हिसाब से इसको कर लेना, ठीक है। तो आंसर आएगा आपके 3.55 इंटू 10 की घात 2। क्या आएगा? 10 की घात 2, करेक्ट। चलो नेक्स्ट। एक और सवाल क्या कह रहा है कि भाई 500 केल्विन पर PCl5, PCl3 और Cl2 साम्यावस्था में है। 500 केल्विन पर PCl5, PCl3 और Cl2 क्या है? साम्यावस्था में है। तथा सांद्रता दी हुई है ये 1.41 m, 1.59 m और 1.59 m है। Kc ज्ञात करो। आपको क्या करना है? Kc ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो PCl5 इनके साम्यावस्था में कहने का मतलब ये हो कि PCl5 टूट रहा है ना भाई, ये तो हो रहा है। PCl5 टूट के क्या बना देगा? PCl3 और Cl2, ये वाली आपकी रिएक्शन होती है, PCl5 और Cl2, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए जब आप लिखोगे Kc, तो एक्चुअली में Kc क्या डिपेंड होगा इसके लिए Kc कैसे होगा? कोष्टक में PCl3 भाई उत्पादों की सांद्रता अपॉन अभिकारकों की सांद्रता अपॉन PCl5, बात खत्म। तो PCl3 और Cl2 इनका तो दिया हुआ 1.59, तो 1.59 इंटू 1.59 बट्टा PCl5 का क्या है? 1.41 ये आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे ना ये, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1.79। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1.79। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1.79, करेक्ट। चलिए तो ये हो गया आपके क्लियर, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। आज का आखिरी सवाल, अच्छा सवाल तो बहुत है, ठीक है। मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए भी दे दूंगा सवाल, ताकि आप सवाल करते हो, मैं ही करता रहूंगा कर दो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हो तो रहा है, चीजें आपको समझ में तो आ रही है, यार सर ने कराया न्यूमेरिकल समझ में तो आए हुए भी, लेकिन आप जब करने बैठोगे ना तब हो सकता है आपसे नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा मेरे सवाल सॉल्व करने से मतलब नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ चीजें कैसे करनी है, बाकी मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, ठीक है। तो वो आप सॉल्व करना, ताकि आप खुद, जब तक इंसान खुद प्रैक्टिस नहीं करता ना तब तक कुछ नहीं होता, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। और आपने मैं जो बता रहा हूँ ना, जिस हिसाब से जो सवाल कर ली ना, उसके बाद उससे टप कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है ना। उससे टप कुछ नहीं जाने वाला, अपन बिल्कुल बेसिक से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक जाने वाले हैं, ठीक है ना। आप कभी ये मत सोचना, ये हमेशा मेरी आदत है, जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो बिल्कुल बेसिक से चलता हूं, बहुत लो लेवल से, ताकि हर एक बच्चे को साथ लेके चल सकूं, ठीक है। अपन ये करते हैं भाई,
कि सारे मेरे साथ है, ठीक है, उनको साथ लेके चलना, पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे आ जाए। फिर हाँ हो सकता है फिर आगे धीरे 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 कोई छूट जाए तो वो बात और है, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है उस चीज को बेसिक से लेके चलते ताकि हर एक बच्चा जिसकी कोई बेसिक वीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा था, वो धीरे 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 सीख जाए। करेक्ट, हाँ। ये हो गया 1.79। अब नेक्स्ट एक सवाल करते हैं और 2NOCl गैस, 2NOG गैस Cl2 गैस हेतु 0.69 केल्विन ताप पर साम्य स्थिरांक Kc का मान 3.75 × 10⁻⁶ है। इस ताप पर उक्त अभिक्रिया के लिए Kp की गणना कीजिए। उक्त अभिक्रिया के लिए Kp की गणना कीजिए। अब देखो अपन ने एक विशेष सवाल किया था NH3 वाला, ठीक है, इसमें जैसे कि अपने Kc निकल के आ गए थे ये। अब इसमें यदि आपको Kp निकलना तो क्या करते, आप एक तो मान रखते R का। R क्या है, जो आपके आदर्श गैस नियतांक है, उसका मान, इसका मान यहां होगा 0.08831, ठीक है, ये हो जाएगा। और T का मान किसमें, केल्विन में। T हमेशा सॉल्व करते हो तो किसमें रखना है, केल्विन में, आपको 500 केल्विन, क्योंकि आपको 500 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी आप Kp का मान निकाल सकते हो। और वैसे अपन ने यहां एक सवाल ले लिया है, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आपको, 2NOCl गैस, 2NOG और Cl2 हेतु 1069 केल्विन ताप पर साम्य स्थिरांक Kc का मान आपको दिया हुआ है। इस ताप पर उक्त अभिक्रिया के लिए Kp की गणना कीजिए। तो आपको Kp का पहले तो क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। तो Kp का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू हो जाएगा Kc RT की पावर डेल्टा n। Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n, ठीक है। तो यहां से देखो जो आपके डेल्टा n है वो क्या हो जाएगा, उत्पादों में जो गैसीय मोल है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, दो तो इसके और Cl2 वाला एक, भाई आगे क्वेश्चन नहीं, मतलब एक है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 माइनस जो आपके अभिकारक है उसमें गैसीय मोल कितने हैं, 2 है, तो 2 हो जाएंगे। तो 2 + 1 - 2 यानी कि डेल्टा n कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डेल्टा n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसकी जगह 1 रख दो। तो यहां से क्या मामला सिंपल ही हो रहा है अपने, Kp इक्वल टू Kc और RT। अब देखो मान रख दो, आपके जो Kc तो दिया हुआ है 3.75 × 10⁻⁶ इंटू जो R है, R का मान क्या होता है, एक्चुअली में R का मान 0.0831 होता है, 0.0831। वैसे R के मान एक 25/3 भी होता है, 8.314। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपके जो है सांद्रता है वो एक्चुअली मोल प्रति लीटर में ली जाती है, ठीक है, आयतन लीटर में है ना, तो आयतन लीटर में है, इसलिए ये R का मान यही आएगा, ठीक है। आपके जहां पे आयतन लीटर में है वहां इसका मान 0.0831 ही आएगा। वैसे मैं एक बेसिक क्लास लेने की सोच रहा हूं जिसमें मैं आपको सब कुछ चीजें, जैसे मोल से संबंधित चीजें है, ये वाली है, सब कुछ बता दूंगा ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं आए, ठीक है। एक मैं बेसिक क्लास बनाऊंगा जिसमें कुछ थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट हुआ, थोड़ा बहुत ये सारे जो समीकरण है इसमें आल, मोल, लीटर, मीटर क्यूब वगैरह, आयतन वगैरह, सभी को शामिल करके मस्त क्लास डिजाइन करेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, चीजें जो बेसिक है वो आपको पता रहे, तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल भी गलत नहीं होगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो एक क्लास में बनाऊंगा मस्त, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रख लो आप 0.0831 R जो आपका जो आदर्श गैस नियतांक है उसका मान होता है, आपको यही लेना है, ठीक है। साम्य अवस्था के मामले में यही लेना है, क्योंकि लगभग यहाँ पे आपके जो आयतन होगा वो किसमें होगा, लीटर में आएगा, और आयतन लीटर में आएगा, तो आपको यही लेना है। आयतन यदि मीटर क्यूब और दाब यदि पास्कल में आए, ठीक है, तो आपको उस स्थिति में 8.314 वो मान हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा इनटू T हमेशा क्या है, तापमान आपको हमेशा किस में लेना होता है, केल्विन में, तो 1069 ये हो जाएगा 1069 केल्विन, ये हो जाएगा 1069 केल्विन, ये हो जाएगा 3.75 और 0.0831 इंटू 1069, इन सब का आप आपस में गुणा करोगे। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, इन कैलकुलेशन डरना नहीं है, ये गुणा भाग जोड़ बागी आपको करने ही होंगे, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, पॉइंट को निकाल सकते हो, पहले साइड में ले लो, ठीक है,
पॉइंट को सारे पहले साइड में ले लो, फिर इनका आपस में गुणा करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.033, 0.033 आपका आंसर आ जाएगा केपी, ये हो जाएगा करेक्ट। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल तो और भी है बहुत सारे, मैं आपको शेयर करूंगा और भी अपन धीरे धीरे उनको सॉल्व करते जाएंगे। आप मतलब शांति रखिए, धैर्य बना के रखिए, सब कुछ सिलेबस टाइम पे पूरा होगा। देखो आपकी तरफ से ये होगा सर जल्दी जल्दी करवाओ, सर जल्दी जल्दी करवाओ, तो उस मामले में कुछ चीजें छूट जाएगी, ठीक है ना। कुछ मतलब कुछ फिर कॉन्सेप्ट बाकी रह जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाने होंगे वो बाकी रह जाएंगे, समझ गए। तो इन चीजों को थोड़ा मतलब ऐसे नहीं, मतलब कोर्स पूरा होगा आपके मई कोशिश यही है मई तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। कुछ और थोड़ा बहुत आगे किसका तो जून तक, समझ गए। बाकी मई हम टारगेट लेके चल रहे हैं, कोर्स आपके पूरा होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेनी नहीं है। जितना बेसिक से अच्छे से समझते चलोगे उतना अच्छा मजा, क्योंकि जून तक भी मान लो आपने कोर्स कर लिया था, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर 4 महीने और 4 महीने उस दौरान आप मेरे से जुड़े रहे, उस दौरान मैं आपको इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा, इतनी चीजें एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करवा दूंगा कि मतलब सवाल बाहर जाएगा ही कहाँ, उससे बाहर जा ही नहीं सकता। इसलिए जो मैं समझा रहा हूँ, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, उस हिसाब से मतलब आप पढ़िए, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, करेक्ट। हाँ, ज्यादा जल्दबाजी भी काम की नहीं है कि सर जल्दी जल्दी कोर्स करवाओ, जल्दी जल्दी कोर्स करो। जल्दी जल्दी कोर्स तो बहुत सारे लोग करवाते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग वही करते हैं, जल्दी जल्दी आके जो आया सामने में एक एक चीज को लेके कहाँ ज्यादा समझाना है, कहाँ कम समझाना है, किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ चीजें। तो आपको उसका सोचना ही नहीं, आपको उसकी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना कि सर मेरे को क्या करना है, क्या पढ़ूं और क्या। बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे कि मैंने आज पढ़ाया, आज जो किया बस उनको समझो। मैं तो कहता हूं आप खुद कोई दूसरा न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस नहीं करो तो भी वो बात और है, एटलीस्ट मैंने बताया उसको बार बार देखो कि सर ने इसमें क्या क्या किया है। और इसकी जो जैसे कि मैंने आपके लिए कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दी, तो कैलकुलेशन आप करोगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। खासतौर पर जो बायो वाले जो कैलकुलेशन देख के डर जाते हैं, आप करो कैलकुलेशन, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये सवाल मैंने आपके सारे एनसीईआरटी से ही लिए हुए, ठीक है, ठीक है। अभी तो जो मेरे वाले जो मन से बनाने वाले सवाल अभी जैसे आज अपन ने सवाल किए, उसमें से क्या किया है, ये जो सवाल मैंने तैयार किया था, ये सवाल ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट गोल के दे दिया, मतलब ठीक है। फिर उसके अलावा 2 सवाल लिए थे, वो 2016 के लेब स्टैंड के, और ये 4 सवाल ये अपन बाद में किए, ये आपके एनसीईआरटी से लिए गए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से होती है चीजें, मतलब पूरा मैं आपको मिक्सअप करके एक सेटअप, मतलब बिल्कुल ढंग से मतलब चीजें दी जा रही है आपको। तो आपको सोचना ही नहीं, टेंशन ही मत लो आप, बस टेंशन इतनी रखो कि सर ने पढ़ाया है, सर की अगली क्लास आए उससे पहले मैं इसको क्लास को ले लूं, पढ़ लूं, चीजों को रिवाइज कर लूं, पीछे के कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार फिर उन बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ भी नहीं जाऊंगा। एक बार जैसे कि अपन ने बेसिक अच्छे से समझ लिया, धीरे धीरे अच्छे से अपन ने बेसिक को समझ लिया, तो फिर मैं बार बार उन बेसिक की तरफ भी नहीं जाऊंगा। ये भी मतलब एक थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिक को अच्छे से शांति से समझाता हूँ। बहुत बार बच्चे बोलते सर इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में आएंगे क्या, मतलब इतना बोरिंग पढ़ा रहे हो, इतना धीरे चल रहा है, एक आध कमेंट ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो लेवल अच्छा भी जाएगा, ठीक है। आज के न्यूमेरिकल देख लो, अच्छे हैं न्यूमेरिकल, इससे भी अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल है बहुत सारे, लेकिन अभी वही है कि क्लास फिर वही टाइम की सीमा वगैरह सब कुछ चीजें होती है, तो मैं आपको साथ न्यूमेरिकल शेयर भी कर दूंगा, वो आप सॉल्व करना, और आगे भी अपने न्यूमेरिकल्स होते रहेंगे। खैर अभी तो अपने जो चैप्टर की स्टार्टिंग ही हुई है, अभी तो चैप्टर और बाकी है, अभी चैप्टर और बाकी। अभी तो अपने चैप्टर का 20% ही पढ़ा है, कितना पढ़ा है, 20% या 30% के आसपास पढ़ा है चीजें, अभी 70% चीजें बाकी है चैप्टर की। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में सारा सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मटेरियल के रिगार्डिंग कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो मैं करवाऊंगा, वो आपको करते रहना है। क्लियर, ठीक है। और नोट्स वगैरह मैंने आपने जो भेजे वो नोट्स भी मैंने चेक किए, बहुत सारे बच्चे मस्त लिख रहे हैं, बहुत मतलब मजा आया उनके नोट्स वगैरह देख के, बहुत शानदार लिख रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये हो रहा है कि मतलब बिल्कुल मतलब उन बच्चों को समझ में भी आ रहा है और फील भी कर रहे हैं चीजें की, और मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ साइड में कुछ चीजें बता रहा हूँ वो भी वो लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने इसको इस ग्राफ को समझाया, इस ग्राफ को समझाने के दौरान मैंने बहुत सारी बातें बोली, तो वो आप साइड में लिख सकते हो, ताकि आप हो सकता है कि अभी तो आपको माइंड में रह रही हो, फिर आपने कि छूट गए 10 दिन बाद, महीना भर बाद वापस देखे, तब हो सकता है वो आपके माइंड में नहीं आए,
तब हो सकता है वो माइंड में नहीं है, तो लिखी हुई रहती है तो बढ़िया रहता है। मैं सारी चीज लिख भी नहीं सकता, नहीं तो फिर क्या है, थ्योरी हो जाएगा, बोर्ड ही बोर्ड भर जाएगा फिर उन्हीं चीजों में। ठीक है, हाँ, एक टीचर मतलब जो हर एक बात को लिखवा भी नहीं सकता, वो आपको मैंने बोली है उनको आपको लिखना है, करेक्ट। और वैसे भी अपन बीच में कोई मजाक वजाक तो करते हैं नहीं, फालतू के कमेंट चलते हैं नहीं। अभी जैसे अभी आपको थोड़ा बहुत ये ज्ञान दे रहा हूँ तो ये लास्ट में जाकर दे रहा हूँ आपको ज्ञान, बीच में अपन इतना कुछ करते हैं नहीं। तो जो भी मैं बात बोलता हूँ, जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलता है, उसमें फोकस रखा करो। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। और आज की क्लास कैसी थी मुझे जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी कि कहीं से कहां से भी पेड कोर्स ले रखा हो। अधिकतर बच्चे जो जिनका पेड कोर्स ले रखा है किसी और कोचिंग से, वो यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे अच्छा भी लग रहा है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है, और बच्चे खुद बोलते हैं सर हम तो फंस गए थे, आपकी क्लासें दिखी तो मतलब लगा कि वास्तव में फिजिक्स केमिस्ट्री भी सीखी जा सकती है, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी की मतलब उम्मीदें जगी है, और ये उम्मीदें ऐसे ही बरकरार रहे। ठीक है, और कोर्स अपन पूरा कर जाएंगे मई जून तक, करेक्ट। थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, वैसे तो आप सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, और साथ में दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।